हाय, मेरा नाम हिमांशु है और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि अक्सर इग्नोर हो जाता है। और उस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हिना मैम। तो मैम वेलकम। थैंक यू सो मच हिमांशु जी, आपने मौका दिया आने का। और अब लाइव वायर की बात कर रहे हैं, इसकी स्थापना जो है 5.5 साल पहले हुई है। इसका काम माइंड एम्पावरमेंट का है। इस मिशन के साथ इसकी स्थापना हुई है कि लोगों में जो डे टू डे चैलेंजेस आते हैं, जो लोग फेस करते हैं, इमोशनल और मेंटल रिलेटेड, जो थॉट्स और इमोशन से आती है हमारी, उसको अब उन्हीं की स्ट्रेंथ के द्वारा कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ताकि उनके जीवन में एक मेंटल क्लैरिटी आ सके, एक इमोशनल स्टेबिलिटी वो कर सकें, और अपनी वैल्यूज़ और जो गोल्स हैं उनके लाइफ में, उसके साथ वो कैसे अलाइन कर सकते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव के साथ शुरुआत की गई थी। आज ये 5.5 साल पुरानी संस्था हो चुकी है। इसमें हमने शुरुआत जब की तो हमें कई तरह के रिस्पॉन्सेस मिले। हमने शुरुआत की थी स्कूल से। हमने इलाहाबाद में कई स्कूलों में पहुंच हमने बनाई है। जैसे हमने सेंट जोसेफ के बच्चों को, उसमें ये हमने रिजियोलॉजी, एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, इससे स्टार्ट किया था, जिसमें बच्चों की फोकस और लर्निंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी मेमोरीज से रिलेटेड उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड ये इस साइकोलॉजिकल असेसमेंट ने बहुत फ़ायदा पहुंचाया है। और हमने वर्कशॉप्स भी किए हैं सेंट जोसेफ में, YMCA में, सेंट्रल एकेडमी में, ना ही सिर्फ इलाहाबाद में बल्कि और भी शहरों में, जैसे कि सेंट्रल एकेडमी MP में या ग्रेटर नोएडा में स्कूल्स में हमने किए हैं। तो इससे हमने बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है बच्चों को। पेरेंट्स ने भी समझा है, टीचर्स ने भी इसकी रिक्वायरमेंट को समझा है। तो ये एक बहुत ही हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है ये इस काम को करने के लिए। इसमें हमें 5.5 साल हो चुके हैं। जैसे हम अभी 4 जगह से ऑपरेट करते हैं, और इस काम को करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, जो अपनी एक्सपर्टीज़ से, अपने नॉलेज से और अपने एक्सपीरियंस से इस काम को अंजाम देते हैं। जब से कोविड के बाद से ये अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बाद हम लोगों ने ऑनलाइन काउंसलिंग की शुरुआत की है। ऑनलाइन काउंसलिंग से हमें कई शहरों से रिस्पांस आते हैं। उनकी जो चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे ओवर थिंकिंग, उनकी नेगेटिव हैबिट्स चेंज करना है, या उनको करियर गाइडेंस कोई भी चाहिए, तो हमें अलग अलग शहरों से लोग कांटेक्ट करते हैं। और जब हम उनकी किसी भी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में कुछ तरह से कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, तो हमें बहुत दिल से खुशी मिलती है। मैम, काउंसलिंग का नाम सुनते ही लोगों ने एक स्टीरियोटाइप बना रखा है माइंड पे। तो ऐसा क्यों है? और लोग अपनी केयर तो इतना करते हैं लेकिन फिर भी लोग नहीं पहुंच पाते या नहीं जा पाते। जैसा कि लोगों के इस बारे में, जैसे साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारे मिथ्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे माइंडसेट्स हैं, जिसकी वजह से वो लोग हेसिटेट करते हैं किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में। उसमें से कुछ मेजर जो माइंडसेट्स हैं, वो सबसे पहला ये है कि लोगों को लगता है कि ये इमरजेंसी नहीं है, इसकी अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कोई फिजिकल इलनेस तो है नहीं कि बीमारी दिख रही है, कि BP बढ़ रहा है, कि हार्ट की बीमारी हो रही है, कि हमें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। तो इस तरह की कोई इमरजेंसी उनको नहीं दिख रही है, तो उनको लगता है कि ये बाद में भी किया जा सकता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि 80% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमैटिक होती है। इसका क्या मतलब होता है? साइकोसोमैटिक मतलब 80% जो आपकी बीमारियां हैं फिजिकल रूप में जो आप देख रहे हैं, जैसे BP, डायबिटीज़, ये सब आपके थॉट्स और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस का नतीजा है। ये बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है, इसलिए इसको इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। दूसरा एक और माइंडसेट है लोगों में, कि उनको लगता है कि जो सोसाइटी में एक स्टिग्मा है कि मेंटल हेल्थ वालों के पास अगर हम जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, अरे इसको अपनी लाइफ डील करना नहीं आता, या ये वीक है, या ये पगला गया है। ऐसा लोग बोलते हैं कि ये पागल हो चुका है, इसलिए ये मेंटल हेल्थ के पास जा रहा है। लेकिन मेंटल हेल्थ के पास जाना एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। मतलब हम अपने बारे में केयर कर रहे हैं, इसकी वजह से हम मेंटल हेल्थ के पास जा रहे हैं। ये एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग के जैसा है। जैसे हमें किसी मैथ्स में प्रॉब्लम होती है तो हम टीचर के पास जाते हैं, इसी तरह से अगर हमें कोई मेंटल या इमोशनल कोई प्रॉब्लम है तो हम सीधे उसके एक्सपर्ट के पास जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि एक्सपर्ट के पास सलाह हमें देने वाले, एक अच्छी बात है कि हम परिवार के लोग या इस तरह से एक दूसरे की मदद करते हैं, सलाह देते हैं हम एक दूसरे को। तो बहुत बार हमें सलाह मिलती है कि अरे ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारे ज़्यादा सोचने की वजह से ये हो रहा है। लेकिन बताते तो हैं कि ज़्यादा मत सोचो, लेकिन बताते नहीं कि कैसे ज़्यादा ना सोचें।
तो क्या हम जो सलाह ले रहे हैं या जिस तरह की जो भी इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, क्या वो एक्सपर्ट हैं वो थॉट्स प्रोसेस को जानने में कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे हो सकता है? तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम की जैसे है जिसको हमने अपने माइंड से, क्योंकि हमें समझ नहीं है और अवेयरनेस नहीं है, तो हमें लगता है कि ये समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल और हमारे बस की बात नहीं है। तो कई बार हम विक्टिमहुड या ब्लेम गेम में पहुंच जाते हैं कि हमें सडन गुस्सा आ गया, हमें समझ नहीं आया कि हम तो ऐसे नहीं थे और सडन हमें कैसे गुस्सा आ गया। ये तो मैं नहीं हूँ, मैं तो हमेशा सबसे अच्छी बातें करता हूँ, ये क्या, ये तो इसकी गलती है, ये इस सिचुएशन की वजह से हुआ है, ये अगर मुझे गुस्सा ना दिलाता या ऐसी सिचुएशन ना होती, तो हम स्टिमुलस पे डाल देते हैं, मतलब एनवायरनमेंट पे डाल देते हैं, किसी और पे ब्लेम, तो हम विक्टिमहुड कंडीशन में, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये जो चीज़ें आ रही है इसका सोल्यूशन है और ये कहाँ से आ रही हैं। हम कह देते हैं कि हमें नज़र लग गई है, कई चीज़ हमें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है तो हमें लगता है नज़र लग गई है या किसी ने जादू टोना कर दिया है, क्योंकि ये अवेयरनेस की कमी के कारण है जो हमें ऐसा महसूस होता है। अगर हम समझ जाएं कि ये एक सिंपल प्रॉब्लम है जैसे ऑल लाइफ की प्रॉब्लम है, तो इससे भी सॉल्व किया जा सकता है, सिर्फ इसके एक्सपर्ट के पास जाके इसका रिजोल्यूशन किया जा सकता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम बहुत अपनी बातों को कहने में घबराहट होती है। कई बार हम किसी को, अगर हम एक्सपर्ट को या किसी को हम अपनी बात कहते हैं तो हम पास्ट मेमोरीज में नहीं जाना चाहते, हम एक घबराहट सी हमें होती है अपने बारे में बताना, हम वो सब रिकॉल नहीं करना चाहते जो हम फेस कर चुके हैं, तो एक वनरेबिलिटी की फीलिंग आती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काउंसलर्स जो लोग होते हैं वो ट्रेंड होते हैं आपको एक सेफ और नॉन जजमेंटल स्पेस देने के लिए। वो आपकी बातें सुनते हैं, समझते हैं, आपकी फीलिंग को वैलिडेट भी करते हैं और आपको नेविगेट करके भी ले जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स से आपका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। और कई बार लोगों को लगता है कि जैसे कि अगर हम काउंसलर के पास गए तो वो हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताएगा जिससे हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, और हम चेंज के लिए तैयार नहीं हैं। तो फियर ऑफ चेंज भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, ये वन वे प्रोसेस नहीं कि मैंने या काउंसलर ने आपको एडवाइस दे दिया आपको ऐसा करना और आपको वैसा ही करना पड़ेगा। जी नहीं, आपके जो गोल्स हैं, आपके जो प्रेफरेंस हैं, आपके जो ऑप्शंस है, उसके साथ ये अलाइनमेंट होता है। जब आप चेंज करना चाहते हैं, जब नहीं चेंज करना चाहते हैं, ये पूरा एक प्रोसेस में आपका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। तो एज अ काउंसलर हमें चाहिए कि हम उसको प्रोसेस बताएं कि कई बार पता नहीं होता है कि इस प्रोसेस में क्या एक्सपेक्टेशन की जाए। ये अगर मैं काउंसलर के पास जाऊंगा, जैसे दवाई लेने जाऊंगा तो उसको पता है कि इसकी दवाई मिलेगी और ये खाऊंगा, लेकिन काउंसलर के पास जाने से एक्सपेक्ट क्या करूं मैं, होगा क्या उसके बाद, ये पूरे प्रोसेस की जानकारी नहीं भी होती है। इस वजह से भी ये सारा हेजिटेशन जो है इन तमाम वजहों की वजह से आता है, जिससे लोग एक हर्डल फील करते हैं कि हम इस समस्या का समाधान है भी कि नहीं है, ये भी एक वजह लगती है। या फिर और ये तमाम जो वजह मैंने बताई ये भी एक रीज़न हो सकता है कि लोग जाने से घबराते हैं। मैम, किस एज ग्रुप पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस एज ग्रुप पे काउंसलिंग की नीड होती है? और ये जो एंजाइटी डिप्रेशन है, पहले एक एज ग्रुप के बाद प्रॉब्लम फेस करते थे लोग, लेकिन अब बच्चों में भी ये बहुत ज़्यादा है। ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, बहुत सारी रिसर्च आ रही, तो उस पर क्या कर सकते हैं? जी, जैसे कि आपने पूछा कि ये कौन से एज ग्रुप के लिए हम कर सकते हैं, मैं बताना चाहूँगी कि जब बच्चा 4 साल का हो जाता है तो उसकी मेंटल डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही क्रूशियल एज ग्रुप है, स्पेशली 4 साल से 12 साल तक के जो बच्चे हैं, ये एज ग्रुप बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो एनवायरनमेंट में देखते हैं बच्चे, वो एकदम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने माइंड में। वो कभी भी चेक नहीं करते हैं कि ये जो देखा मैंने या जो मैंने सुना या मेरे सामने जो हो रहा है वो कितना सच है और कितना नहीं सच है, उसकी कोई भी इवैल्यूएशन नहीं करते हैं और सेम पूरा उठा के कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये एज ग्रुप बहुत ही क्रूशियल है। तो एज अ पेरेंट या एज अ केयर गिवर बहुत हमें सावधान रहना चाहिए कि हम बच्चे के सामने किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। कई माँ बाप होते हैं झगड़ा करते हैं, उनको नहीं मालूम कि बच्चा किस तरह से उस चीज़ को ले रहा है, या हमने बच्चे को मजाक मजाक में ही कार्टून कह देते हैं या कह देते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, उसको देखो। तो ये बच्चा बहुत सीरियसली ले लेता है, क्योंकि उनके हीरो के द्वारा ये कहा जाता है, वो माँ बाप को अपना हीरो मानता है, या एनवायरनमेंट को जैसा भी वो देखता है, जैसा परसीव करता है, सेम टू सेम वो अपने माइंड में रख लेता है। ये तब तक प्रॉब्लम नहीं होती जब तक वो बड़ा नहीं होता। जब वो बड़ा हो जाता है एक बार इसी सोच के साथ, तब उसके लाइफ में जो भी कोई चैलेंजेस आते हैं तो उनसे वो इसी तरह का, इसी थॉट प्रोसेस से जज करता है लोगों को, इसी थॉट प्रोसेस से वो हर चीज़ को इवैल्यूएट करता है, किसी भी सिचुएशन को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो इंटरव्यू के लिए जाता है और उससे सवाल पूछा जाता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताइए,
तो उसने कभी बचपन में अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सुना ही नहीं, उसको तो हमेशा नाकारा, बेकार, किसी काम का नहीं, यही कहा गया है। तो उस सिचुएशन में वो पैनिक हो सकता है, उस सिचुएशन में उसको एंजाइटी हो सकती है। तो क्योंकि वो अपनी सोच के हिसाब से जो है अपने रास्ते में अपनी हर कोपिंग मैकेनिज्म उसकी इसी तरह से बन गई है, तो ये एडल्टहुड में जाके प्रॉब्लम आती है। और एडल्ट में जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हमें तमाम तरह की सिचुएशंस जैसे कि एंजाइटी होने लगती है, करियर चॉइसेस में हमें दिक्कत होती है, हम कोई काम करते तो हैं लेकिन उसमें हमें मज़ा नहीं आता है। तो ये कई सारे चीज़ों का सामना करते हैं। तो जो लोग भी अपने मेंटल और इमोशनल रिलेटेड कोई भी चैलेंजेस फेस करते हैं, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे वो 4 इयर्स से 65 इयर्स का एज ग्रुप हो। हर किसी एज ग्रुप में एक डिफरेंट तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं। जैसे टीन एज के एक अलग चैलेंज है, वो अपनी आइडेंटिटी बना रहे होते हैं, तो उनकी आइडेंटिटी बनाने में वो हो सकता है सेल्फ एस्टीम या सेल्फ डाउट का शिकार हो सकते हैं, जो आगे चल के उनके लाइफ में जो भी प्रोसेस वो करेंगे या जो भी चैलेंजेस फेस करेंगे, तो उसमें उनको कोई भी डिसीजन लेने में दिक्कत हो सकती है। वो डिसीजन मेकिंग उनका क्योंकि नहीं रहा है, तो उसमें उनको दिक्कत हो सकती है। तो जब वो मैरिज होती है उसकी, तो उसमें अलग तरह की प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मिसकम्युनिकेशन हो गया, हमने इमोशनल बाउंड्रीज सेट नहीं करी हैं। तो हर एज ग्रुप का अपने अलग मायने हैं, उसकी अलग सिचुएशंस हैं, उनकी अलग नीड्स हैं और उनकी अलग तरह से काउंसलिंग है। अभी आपने पूछा कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, तो ये जो लाइव वायर का जो काउंसलिंग प्रोसेस है, जो हम काउंसलिंग करते हैं, यह पूरा एक प्रोसेस है, वो ट्रेडिशनल प्रोसेस से थोड़ा सा अलग है। हम जो प्रोसेस करते हैं, जो अप्रोच हम फॉलो करते हैं, वो एक क्लाइंट सेंट्रिक और कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, जिसमें हम न्यूरोसाइंटिफिक जो टूल्स हैं उनका तो इस्तेमाल करते ही हैं, जैसे एनएलपी हो गया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हो गया, सीबीटी हो गया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर प्रॉब्लम थॉट से हो रही है तो थॉट्स को आइडेंटिफाई करके उसको इवैल्यूएट करके कि कितना सच है कितना नहीं है, उसको रिफ्रेम करना, इस सिंपल सा मतलब होता है सीबीटी का। रिजियोलॉजी, जिससे हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता चलता है, हमारे ओवरऑल ब्रेन न्यूरॉन्स के बारे में पता चलता है। ये सारे न्यूरो साइंटिफिक टेक्निक्स तो अप्लाई होते ही हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि हम होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करते हैं, जिसमें ना ही न्यूरो साइंटिफिक टूल्स बल्कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी इन्वॉल्व होती हैं। जैसे माइंडफुल मेडिटेशंस का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे इमोशनल चैलेंजेस आते हैं। जैसे हमने आपको कोई भी कोपिंग मैकेनिज्म दिया कि आप इस तरह से करिए अपना इस सिचुएशन से निकलने के लिए, तो उसमें बहुत सारे इमोशनल ऑब्स्टिकल आते हैं, उनको डील करने के लिए भी प्रैक्टिस, क्योंकि हमारा मानना है कि चैलेंजेस कभी भी अकेले नहीं आता है, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी लेके आता है। तो कैसे आप अपॉर्चुनिटी को देख सकें उस सिचुएशन में, कैसे डॉट्स कनेक्ट कर सकें और कैसे ओवरऑल अपने बीइंग को आप बेहतर कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करिए कि एक पेड़ है, उसकी एक ब्रांच में कोई तकलीफ हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो हम सिर्फ उस ब्रांच का ही ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। उस जैसे कोई एंजाइटी डिप्रेशन के लिए आया है तो खाली उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो चीज़ कैसे आपके ओवरऑल बीइंग से कनेक्ट कर रही है, वो टहनी कैसे पेड़ के साथ कनेक्ट हुई है, उस पूरे का एक सोल्यूशन आपको देंगे, ताकि आप जो है आगे आने वाली कोई भी समस्या है उसका इतना सेल्फ एम्पावर्ड हो सकें कि वो खुद से आप समझ सकें, एक प्रोसेस को समझ सकें कि इस तरह से होता है और इस तरह से मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ अपनी चैलेंजेस को। तो वो देख के पैनिक नहीं होगा, घबराएगा नहीं। जो पहला स्टेप है हम लोग जो फॉलो करते हैं, वो पहला कंसल्टेशन है, इनिशियल कंसल्टेशन हम करते हैं, जिसमें हम लोगों की नीड्स सुनते हैं, उनकी क्या यूनिक नीड्स हैं, उनकी क्या सिचुएशंस हैं, उनके क्या गोल्स हैं। जो पहले प्रोसेस में हम उनसे बात करते हैं, उनकी बातें समझते हैं कि वो क्या चाहते हैं या उनकी क्या काउंसलिंग नीड है। किसी की काउंसलिंग नीड हो सकती है ओवर थिंकिंग हो सकती है, किसी की चेंजिंग नेगेटिव हैबिट्स हो सकती है, किसी की करियर गाइडेंस हो सकती है, किसी की कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट हो सकती है। जैसे कपल्स में होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, तो क्या नीड है वो आपकी पता चलती है। सेकेंड जो प्रोसेस है हमारा स्टेप 2, वो है कि कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करते हैं हम, जो हम रिजियोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू मैंने भी पता किया कि मेरी कॉलिंग क्या है। जब मैं कॉर्पोरेट में काम कर रही थी, जैसे आपने पहले पूछा, तो उससे मुझे पता चला कि जो मेरा जो नीड है, जो मेरी लाइफ का जो पर्पस है, वो है कंट्रीब्यूशन। तो जब मैंने ये रियलाइजेशन के बाद से लाइव वायर एम्पावरमेंट की स्थापना हुई, तो उससे जो है जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं लोगों की लाइफ में, तो अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आता है,
एक अंदर से खुशी मिलती है। उसी तरह से अगर आप रेडियोलॉजी करते हैं, सेकेंड प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, उसमें अगर आप अपने पर्पस से अलाइन होते हैं, अपनी वैल्यूज से अलाइन होते हैं, अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं आपके डे टू डे चैलेंजेस को फेस करने के लिए, तो आपको अंदर से एक लगता है कि हाँ, मैं एक सही दिशा में जा रहा हूँ। तो थर्ड प्रोसेस है कि अगर आप हमको आपकी नीड पता चल गई, आपकी गोल पता चल गई, आपकी प्रेफरेंसेस पता चल गई, आपकी सिचुएशन पूरी हमने एनालिसिस कर ली, आपकी प्रोफाइल भी हमने एनालिसिस कर ली, इसके बाद आपका क्या कस्टमाइज सॉल्यूशन होना चाहिए। क्योंकि अगर हम साइकोलॉजी में अगर सोल्यूशन ढूंढेंगे तो वो है कि ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन, लेकिन आप हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अलग अलग लोगों के प्रोफाइल के हिसाब से हो सकता है जो टेक्निक मेरे पे काम कर रही है वो सेम आपको प्रॉब्लम है, लेकिन वो टेक्निक आप पे काम नहीं करेगी, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल सिचुएशन सबके बारे में जानना ज़रूरी है, तभी हम उस तरह को आपसे एसोसिएट कर पाएंगे वो पर्टिकुलर टेक्निक को। इसके बाद जो हम काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, काउंसलिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें हम आपको एक एनवायरनमेंट देते हैं, सेफ और नॉन जजमेंटल स्पेस देते हैं ताकि आप अपनी बात रख सकें और हम आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकें। बीच बीच में हम आपकी रेजिलियंस बिल्ड करते हैं, जैसे जो आपको हमने सोल्यूशन दिए हैं उसको फेस करते हुए, उस पर काम करते हुए आपको जो कोई भी फेस करेंगे आप ऑब्स्टिकल आपके बीच में आते हैं, इमोशनल ऑब्स्टिकल आ सकते हैं कि उस काम को करने में आपको एंजाइटी हो रही है, तो वो कैसे उस सिचुएशन से आप निकल सकते हैं, तो वो रेजिलियंस बिल्ड करते हैं और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देते हैं और आपको उस सिचुएशन से पूरी अवगत कराते हैं, उस प्रोसेस से अवगत कराते हैं ताकि आपको एक मैप मिल सके और आपको एक दिशा मिल सके और आप कंटिन्यू उसमें कर सके। तो ये एक पूरा प्रोसेस है लाइव वायर का। क्योंकि ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है तो ये एक इमीडिएट मतलब ये चुटकी का प्रोसेस नहीं है, ये 2 मिनट मैगी वाला नहीं है कि 2 मिनट में सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जाएगा क्योंकि आपने अपने बारे में अवेयर हो चुके हैं, जान चुके हैं अपने थॉट और इमोशंस के बारे में, किस तरह से ये कहाँ से ये अनकॉन्शियस पैटर्न आ रहा है, आपका बिहेवियर कहाँ से जनरेट हो रहा है, तो आपको मैनेज करना भी बहुत आसान हो जाएगा। मैम, डेली लाइफ में आप क्या टिप्स देना चाहेंगी कि किस तरीके का एनवायरनमेंट लोग क्रिएट करके रखें बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, और उनके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि वो जब बच्चे की ग्रोइंग हो रही है जी तब। जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बच्चों पे बहुत ज़्यादा हम ध्यान कम देते हैं। हमें लगता है कि बड़ों की प्रॉब्लम ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बड़े लोग एंजाइटी से गुजरते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम से गुजरते हैं, लेकिन बच्चे को क्या है, खेलने खाने की उम्र है, बस आसान है हर चीज़। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि 50% से ज़्यादा एक रिसर्च में पाया गया है कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, वो स्ट्रेस से जूझ रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम कोई फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी या इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। उनकी एक सिंपल सी प्रॉब्लम से उनको स्ट्रेस हो जाता है कि जब सामने वाला बच्चा, क्लास का बच्चा, उनसे बात नहीं करता है, तो उनके लिए बड़े स्ट्रेस की बात है। और जिस समय मैं और आप बात कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया होगा, तो ये बहुत ही सीरियस बात है और आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। तो ये बहुत ज़रूरी है इसको एड्रेस करना। और हम जो बच्चों में जो प्रेशर बनाते हैं, स्पेशली हम कंपेयर जब उनको करते हैं कि इनको देखिए, आपस में ही हम घरों में ही कंपेयर करते हैं, अपनी बड़ी बहन को देखो, अपने बड़े भाई को देखो, अपने छोटे को देखो, अपने पड़ोसी को देखो, ये सब जो हम कंपैरिजन करते हैं ये बहुत ही एक अगली शेप ले लेता है जब बच्चा बड़ा होता है और उसको स्ट्रेस होता है। इस प्रेशर की वजह से वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। तो कभी भी इस तरह का प्रेशर बच्चों को हमें नहीं देना चाहिए, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से ही उन्हें काम करना चाहिए। अगर हमें कैपेसिटी पता करनी है तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट बहुत हेल्प कर सकता है ताकि आप उनकी कैपेसिटी पता कर सके कि वो क्या काम करने के लिए सक्षम हैं। तो आप उन पे प्रेशर नहीं डाल पाएंगे तो उनको आसान होगा उनका कोई भी सब्जेक्ट चुनाव करना, ना ही कि पेरेंट्स के प्रेशर में वो साइंस लें या मैथ्स लें या डॉक्टर ही बने। कई बार होता है लोग डॉक्टर की पढ़ाई करके छोड़ देते हैं। तो अगर आप इतनी ज़्यादा आप एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइम, एनर्जी, मनी सब इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद आपने उस काम को छोड़ दिया, तो ये आपका जो है ये सब वेस्टेज हो गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की क्या उसकी समझ है, क्योंकि हर किसी का ब्रेन अलग है। दो इवन आइडेंटिकल ट्विंस अगर जो होंगे उनका भी ब्रेन की सोच और परसेप्शन दोनों अलग है और सबकी स्किल अलग है।
तो इसको बहुत जानना ज़रूरी है कि हमारी स्किल क्या कहती है। तो बच्चे का एक बार असेसमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। आपने टिप्स की बात करी, तो टिप्स में मैं स्टूडेंट्स के लिए ये टिप देना चाहूँगी, जब भी वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सपोज़ नीट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी रीडिंग का उन्होंने गोल बना रखा है, तो अपने जो भी उन्होंने गोल बनाया है, वो किसी ओवरवेलमिंग एनर्जी का शिकार ना हो, बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। उसके लिए चाहिए उनको कि अपने गोल स्मार्ट रखें। स्मार्ट का मतलब होता है कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, टाइम बाउंड और रियलिस्टिक होना चाहिए। एस का मतलब स्पेसिफिक है, एम का मतलब है कि मेजरेबल होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब कि हमें 6 महीने बाद नीट क्वालिफाई करना, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये गोल बहुत ही जेनरिक है। स्पेसिफिक जब 200 मार्क्स लाने वाला भी क्वालिफाई करता है, 700 नंबर लाने वाला भी क्वालिफाई करता है नीट। आपका स्पेसिफिक गोल है, जैसे मेरे को 500 नंबर लाने हैं 6 महीने में नीट में, तो ये हो गया स्पेसिफिक गोल। मेजरेबल का मतलब होता है कि आप इसको मेजर कर सकें। अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं 6 महीने में पढ़ाई करने, तो आप उसको छोटे छोटे स्लॉट्स में डिवाइड कर लिए। 10 दिन में आपको एक चैप्टर करना है, तो एक दिन में एक टॉपिक, ये एक मेजरेबल गोल है। हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं 10 दिन के बाद। अगर हमने एक टॉपिक एक दिन में रखा हुआ था, तो 10 दिन में हमने 10 टॉपिक पढ़ा है कि नहीं, मेजरेबल है। इसके बाद जो है कि ये अचीवेबल है, बिल्कुल अचीवेबल है, क्योंकि ये हम रोज कर पा रहे हैं, हमारी स्किल और कैपेसिटी के बिल्कुल अंतर्गत है ये। हम अपनी स्किल से बाहर जाके ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये हमें लगता है कि हम कर लेंगे। चौथा जो है कि वो रियलिस्टिक होना चाहिए, बिल्कुल रियलिस्टिक है, क्योंकि ये आसानी से हमें लग रहा है कि हम अगर ये डेली कर पाएंगे तो हम आगे तक कर पाएंगे। टाइम बाउंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अगर हमें टाइम बाउंड नहीं होगा तो हम अपने स्केड्यूल से स्टिक नहीं होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने जो गोल्स हैं उसको 10-10 डेज़ के चंक्स में डिवाइड करें, और डेली का जो स्केड्यूल है, प्रोडक्टिविटी अगर लानी है तो उसको हाफ एन आवर के स्लॉट्स में डिवाइड करें। और बीच में कोई भी आपकी जो एक्टिविटीज़ है, जो आपकी हॉबी है, जो आपको रिचार्ज करती है, जो आपकी नर्वस एनर्जी को चैनलाइज करती है, वो काम करें। जैसे म्यूज़िक है किसी का पैशन या हॉबी, या किसी को फिजिकल एक्टिविटी पसंद है, तो ये बीच बीच में ये करते रहें। और एक टिप है कि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग आपको लग रहा है, एनर्जी नर्वसनेस हो रही है, तो आप एक सिंपल सा कोल्ड शावर ले सकते हैं। ये किसी के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है। आप एक बॉल में पानी लीजिए और ठंडा पानी लीजिए और आप मुंह उसमें डाल दीजिए थोड़ी देर के लिए, आपकी सारी नर्वस एनर्जी दूर हो जाएगी। तो एक सिंपल टिप है, स्टूडेंट क्या कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। किसी को अगर इमीडिएटली ओवरवेलम हो रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, नर्वसनेस हो रही है, एंजाइटी हो रही, तो ये सिंपल टिप उनके लिए है। मैम, इतनी सारी बात करी हमने, मेंटल हेल्थ पे बात कर ली, हमने डिप्रेशन एंजाइटी पे बात करी, लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो ऑडियंस तक जाना चाहिए, वो क्या है जो आप डिलीवर करना चाहती हैं आज हमारी ऑडियंस को? मैं लोकल प्रयागराज चैनल के माध्यम से एक मैसेज ज़रूर कन्वे करना चाहती हूँ लाइव वायर एम्पावरमेंट की तरफ से, कि आप अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखिए, इसके बारे में अवेयर रहिए, और आप डिज़र्व करते हैं एक हैप्पीनेस और पीस के साथ ज़िंदगी गुजारना। यही हमारा मैसेज है और इसी के लिए हम काम करते हैं। थैंक यू सो मच हिना मैम, एंड थैंक यू सो मच लाइव वायर, जो आपने मतलब इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें डिलीवर करी और वो हम आपको डिलीवर कर पा रहे हैं। क्योंकि वो जो मासूमियत है ना, उसको आप बचा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबके अंदर है। ये मासूमियत को बचाइए और अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखिए, क्योंकि खुद से प्यार करेंगे तभी आप लोगों को भी प्यार कर पाएंगे। और ये जो हैप्पीनेस है, इसी को बांटना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जहाँ भी रहिए जिंदा दिली के साथ रहिए, क्योंकि प्रयागराज यही मैसेज हजारों सालों से डिलीवर करता है, यही हम भी डिलीवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।